शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त बेंगलुरु से तस्वीरें आ रही है जहां कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। यहां सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। कई बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं प्रदर्शन में। बीजेपी विधायक मडाल विरूपाक्षप्पा की गिरफ्तारी की मांग ये कार्यकर्ता कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकायुक्त पुलिस ने सत्ताधारी बीजेपी विधायक विरूपाक्षप्पा के जो बेटे हैं प्रकाश, उनको रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। उनके घर से, दफ्तर से 8 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ था और इस मामले में बीजेपी विधायक के खिलाफ भी एक केस दर्ज कर उन्हें आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। तो यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला और सिद्धारमैया समेत 50 से ज्यादा बताया जा रहा है कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं का एक पूरा हुजूम। वो पुलिस ने उनको जो है प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिया है। इस वक्त की जो ताज़ा खबर आ रही है, क्योंकि ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मुख्यमंत्री निवास की तरफ कूच कर रहे थे और घर का घेराव करने के लिए ये निकले थे। इसी दौरान इनको प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है। देश की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अमेरिकन बार एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में कल कहा कि झूठी खबरों के दौर में सच का ही शिकार हो गया है। CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि आप जो भी करते हैं उस पर ट्रोल किए जाने का खतरा रहता है। लोगों में धैर्य और सहनशीलता की कमी हो गई है। हम अलग अलग दृष्टिकोण को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सोशल मीडिया पर होने वाले प्रचार प्रसार पर भी सवाल उठाए। For every little thing that we do, and believe you me, as judges we are no exceptions to this, because for everything that you do, you face the threat of being trolled by someone who doesn't share your point of view. We live today in an age where people are short on their patience and they are short on their tolerance. They are short on their patience, which is a reminder to me to be brief. But people are also short on the tolerance because we're not willing to accept perspectives which are different from our own. तो मुख्य न्यायाधीश साफ तौर पर कह रहे हैं जो आपके विचार हैं उससे भिन्न अगर किसी के विचार हैं तो आप में सहनशीलता की कमी हो गई, आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं। कई बड़ी बात यहां पर खुलकर बोली है मुख्य न्यायाधीश ने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुलडोजर की जो संस्कृति इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है। आप देखिए उमेश पाल हत्याकांड में कार्यवाही लगातार अब यहां पर जारी है। कल फिर से प्रशासन ने प्रयागराज में बुलडोजर चलाया। प्रयागराज के अहमदपुर असरौली में माशुकुद्दीन के घर को यहां पर तोड़ा गया। अधिकारियों का कहना है कि 200 गज में बने इस घर का नक्शा पास कराने में फर्जीवाड़ा किया गया। साथ ही एयरफोर्स ने भी इस निर्माण पर आपत्ति जताई थी। माशुकुद्दीन भी अतीक अहमद का बेहद करीबी बताया जाता और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इसके पहले गुरुवार को सफदर अली और उससे पहले जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला जो अतीक अहमद के सहयोगी हैं। प्रशासन के मुताबिक उसके घर का भी नक्शा पास नहीं था। अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए विधानसभा में माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात की थी और उसके बाद से लगातार प्रयागराज में प्रशासन का जो बुलडोजर है वो चलता चला जा रहा है। तो प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह रहे उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर देने के बाद जहां यूपी सरकार को खुलेआम बदमाशों ने चुनौती दी, तो वहीं इस हत्याकांड से बौखलाए मुख्यमंत्री ने सभी अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का विधानसभा में खुलेआम ऐलान किया और उसके बाद पुलिस एक्शन में आई है, हरकत में आई है। बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर शुरू हुई है, लेकिन ये बुलडोजर इस बार अतीक के सहयोगी माने जा रहे लोगों पर बरस रहा है, जिसमें पहला निशाना जफर का था, दूसरा माशुकुद्दीन का, और इसी की पड़ताल करती। इस पर देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। प्रयागराज में बुधवार को यह बुलडोजर चकिया इलाके के 297/205 F पर गरजा। बुलडोजर की यह कार्रवाई प्रयाग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह कहकर की कि इस घर का नक्शा नहीं पास था, यह अवैध था
लेकिन संदेश इस बात का था कि इसी मकान में अतीक की पत्नी अपने परिवार के साथ बतौर किराएदार रह रही थी और आरोप यह भी है कि इसी मकान पर उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर आए थे। अतीक की संपत्तियों पर पहले ही बाबा का बुलडोजर चल चुका है, लिहाजा उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, तो उनका पूरा परिवार यही रहता था। हत्याकांड के बाद जो शूटर्स थे वो उस रात यही इसी घर में शरण लिए हुए थे। वैसे भी अतीक का पूरा परिवार, उनके बेटे असद जो हत्याकांड में शामिल बताए जा रहे हैं, वो भी यही रहते थे। गौरतलब है कि माफिया अतीक अहमद पर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करते हुए उनकी तमाम संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया था। यहाँ तक कि उनके घर को भी जब गिरा दिया तो उनका परिवार इसी मकान में आकर किराए पर रहने लगा था। यह मकान बांदा निवासी जफर अहमद खान का था, लिहाजा यह मकान जब गिराया जाने लगा तो जफर की तरफ से वकील ने अपने सफाई देते हुए कहा कि यह ध्वस्तीकरण करना अवैध है। श्री अतीक अहमद का मकान गिराया जा चुका था और उनकी पत्नी अपने मायके में रह रही थी बच्चों के साथ, तो उन्होंने इस मकान को श्री जफर अहमद खान से किराए पर लिया हुआ था और वो इस मकान में किराए पर रह रही थी। मकान में बिजली का जो मीटर लगा हुआ है, बिजली कनेक्शन है, वो भी श्रीमती शाइस्ता परवीन के नाम से है, लेकिन मकान श्री जफर अहमद खान साहब का है जो है, और ये मकान बेनामी बताकर जो है श्री जफर अहमद खान को बिना नोटिस दिए एडीए इस मकान को गलत तरीके से, अवैध तरीके से ध्वस्त कर रहा है। कार्रवाई के बाद जफर अहमद ने मीडिया के सामने अपनी बात जारी करते हुए कहा कि उनके ऊपर यह कार्रवाई गलत हुई है। वह बांदा में ANI के रिपोर्टर है और उनके बारे में बांदा का प्रशासनिक अमला LIU से जांच करा सकता था। उनका अतीक अहमद या किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस वह उनके किराएदार थे और मकान मालिक होने की इतनी बड़ी सजा उन्हें कैसे मिल सकती है। अगर किसी को किराए पे देना अपराध है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत से ऐसे मकान होंगे जो किराए पे ही उठते हैं, और उस बात की मुझको कोई जानकारी भी नहीं, ना ही मैं इलाहाबाद जाता आता हूँ। कभी कभार महीने में एक बार गया, अपने बहन के घर तक गया, वापस आ गया। हालांकि वो मकान सिर्फ जब से मैंने लिया है, सिर्फ जिस दिन बैनामा हुआ था उस दिन हम थोड़ी देर के लिए उस मकान के बाहर ज़रूर गए थे। उसके बाद उसी टाइम हम वापस चले आए थे। उसके बाद से आज तक वो मकान हम न गए हैं न देखा है। जफर के मकान गिराए जाने पर इलाके में कई तरह के चर्चे थे। तभी शुक्रवार को फिर एक बार इलाहाबाद में बुलडोजर गरजा। इस बार भी इस बुलडोजर के निशाने पर अतीक के करीबी माने जाने वाले माशुकुद्दीन का घर था। माशुकुद्दीन का घर पुरा मुफ्ती के अहमदपुर असरौली इलाके में है। इस ध्वस्तीकरण पर पीडीए ने कहा कि 200 गज में बने इस मकान का नक्शा नहीं पास था और वायुसेना ने भी इस पर आपत्ति जताई थी, लिहाजा इसे गिराया जा रहा है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि माशुकुद्दीन अतीक का बेहद करीबी था और वह अतीक को फंडिंग भी करता था, लिहाजा पुलिस अतीक के हर उस चीज की नाकाबंदी करना चाहते हैं जहां से कोई मदद मिल रही थी। लेकिन माशुकुद्दीन के ससुर कह रहे हैं कि यह मेरे दामाद का मकान है, बेटी और दामाद टीचर हैं, उनका अतीक से कोई लेना देना नहीं है और इस मकान को लोन लेकर बनाया गया है। इस पर नोटिस जरूर आई थी, लेकिन हमने जवाब दिया था। उसके बाद हमें कोई नोटिस नहीं मिली है। यह सिर्फ बदले की कार्रवाई है। जो कार्रवाई हो रही है, जो अतीक से जुड़े लोग हैं, अतीक अहमद से कोई संबंध है आपका? पूरे इलाहाबाद के जितनी गद्दी बिरादरी पूरे अतीक से जुड़ा है। एक तरफ सबको मरवा दें गोली, एक तरफ सबको सारी गद्दियों को मरवा दें गोली। जितने गद्दी जितनी बिरादरी पूरा अतीक से जुड़ी हुई है। ये आरोप लग रहे हैं। काहे के लिए? फाइनेंसर हम अपना मकान अपना मकान बनाने के लिए पर्सनल लोन 3 लोगों के लिए लिया है। 35 लाख 36 लाख का मैंने लोन लिया बैंक से, तब मकान बना रहे हैं। किसी के बाद में मुकदमा हमारे दामाद के यहाँ भी एक मुकदमा निकाल दीजिए, मैं भी हट जाता हूँ यहाँ से। उमेश पाल हत्याकांड में जिन लोगों का FIR में नाम दर्ज है, पुलिस अभी उन तक तो नहीं पहुँच पाई है, लेकिन इस पूरे मामले में अतीक के बेटे के ड्राइवर का पुलिस ने एनकाउंटर किया है तो उसके करीबियों के मकानों पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस जिस तरह अतीक के करीबियों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, उससे साफ है कि वह अतीक के नज़दीक किसी भी शख्स को इस बार बख्शने के मूड में नहीं है। लिहाजा आने वाले दिनों में और बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। बांदा से सलाउद्दीन, इलाहाबाद से नितिन गुप्ता के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर, जेल अधीक्षक को घेरने की कोशिश की। चित्रकूट जनपद में जेल अधीक्षक अशोक सागर और जेलर संतोष कुमार को हिरासत में लेकर यहां पर पूछताछ की जा रही है। इसके पहले डिप्टी जेल चंद्रकला को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरा मामला यह है कि 10 फरवरी को जेल में बंद अब्बास अंसारी से उसकी पत्नी निखत अंसारी को अनाधिकृत तौर पर मिलने दिया गया। देखते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की इस जेल में पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी बंद है। बीती 10 फरवरी को इसी जेल में अब्बास अंसारी से मिलने उसकी पत्नी निखत अंसारी आई। दोनों जेल अधीक्षक के दफ्तर के बगल वाले कमरे में मिल रहे थे कि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक बृंदा शुक्ला ने यहां छापा मार दिया। अब जेलर और जेल अधीक्षक को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जी, अभी जो जेलर हैं संतोष कुमार और जेल अधीक्षक अशोक सागर, उनको पुलिस द्वारा बुलाया गया है और उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है और जो उनके विरुद्ध साक्ष्य संकलन है उस पे कार्रवाई की जा रही है और जब पूछताछ और साक्ष्य संकलन का काम समाप्त होगा उसके बाद उनको पुलिस हिरासत में लेंगे या गिरफ्तार करेंगे। तो अभी तो गहनता से पूछताछ ही चल रही है थाने पर। इस छापे में निखत अंसारी के पास से 2 मोबाइल फोन सहित कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई थी। साथ ही पैसे के लेन देन के साथ जेल अधिकारियों को कार गिफ्ट करने का मामला भी सामने आया था, जिसको लेकर पुलिस बैंक डिटेल के साथ पूरे वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। अभी जो हमने अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं उनके बयानों में जो बातें निकल के आई थी और कुछ जो फाइनेंशियल ट्रेल से संबंधित तथ्य सामने आए हैं, तो इनसे इनके बयानों के माध्यम से पूछताछ करके उन बातों की पुष्टि की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने अब्बास अंसारी, निखत अंसारी और जेल अधिकारियों सहित 7 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में करवी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने निखत अंसारी और उसके ड्राइवर नियाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल के अधिकारियों और अपराधियों के बीच साठगांठ का कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन इस मामले में जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के गठजोड़ को तोड़ने में मदद मिलेगी। बांदा से सलाउद्दीन के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी के पूर्व विधानसभा सदस्य और मौजूदा विधान परिषद सदस्य सलिल बिश्नोई की पिटाई के मामले में कल यूपी की विधानसभा एक तरह से कोर्ट रूप में तब्दील हो गई, यहां पर अदालत के तौर पर तब्दील होती हुई नजर आई। सलिल बिश्नोई 15 सितंबर 2004 को डीएम का ज्ञापन देने जा रहे थे और इस दौरान तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अब्दुल समद समेत 6 पुलिसकर्मियों पर उनके साथ बदसलूकी और पिटाई का आरोप लगा। इस पूरे मामले को लेकर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के प्रस्ताव पर विधानसभा ने सभी पुलिस वालों को 1 दिन की साधारण कारावास की सजा सुनाई, एक दिन की जेल की सजा सुनाई। और संसदीय कार्य मंत्री ने जब प्रस्ताव रखा तो समाजवादी पार्टी के विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। इसके बाद ध्वनि मत से ये प्रस्ताव पास हो गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सदन के इस फैसले का संदेश दूरगामी होगा। सभी दोषी पुलिस वालों को विधानसभा में ही कैदियों के लिए बनी स्पेशल सेल में रात 12 बजे तक रखा गया। घटना के 19 साल बाद ये कार्रवाई हुई है। खास बात यह है कि सदन के इस फैसले को हाईकोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्णित परिस्थितियों एवं तथ्यों एवं विधिक संवैधानिक प्रावधानों के स्थिति में सभी माननीय सदस्यों के मंतव्य को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यह मानना है कि प्रस्तुत प्रकरण में विशेषाधिकार समिति द्वारा सभी पाए गए दोषी अधिकारियों को कारावास की सजा दी जाए। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है कि प्राय 1 दिन का मतलब 24 घंटे होता है, लेकिन उन्होंने जो प्रस्ताव किया है मैं उससे सहमत हूं और आज भर के लिए ये 1 दिन का आज भर के लिए
इम्प्रिजनमेंट की कार्रवाई होगी। तो एक दिन की इम्प्रिजनमेंट, एक दिन के कार्रवाई की जो है कारावास की यहाँ पर सजा सुनाई गई है पुलिस कर्मियों को। ये पूरा मामला जैसे कि हमने बताया आपको, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, मौजूदा विधान परिषद सदस्य सलिल बिश्नोई, उनकी पिटाई के मामले में ये मामला शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोविड के दौरान मुंबई जेलों के 4,253 कैदियों को विशेष तौर पर पैरोल देकर घर जाने दिया गया था, लेकिन जब उन्हें जेल वापस बुलाया गया तो करीब 400 कैदी वापस नहीं आए। अब उनमें से 18 कैदियों को मुंबई पुलिस ने पकड़कर जेल पहुंचाया है, लेकिन अभी भी करीब 350 कैदी जेल के बाहर घूम रहे हैं और उनकी तलाश अभी भी जारी है। देखते हैं सुनील सिंह की रिपोर्ट। मुंबई पुलिस ने विशेष मुहिम चलाकर ऐसे 18 सजायाफ्ता मुजरिमों को पकड़ वापस जेल भेजा है, जो कोविड संक्रमण के दौरान विशेष तौर पर छोड़े गए थे, लेकिन जब जेल वापस जाने का वक्त आया तो भागने लगे। कोविड में जो कन्विक्टेड आरोपी थे तो पैरोल पे रिलीज किया गया था। कोविड खत्म होने के बाद उनको वापस जेल में रिपोर्ट करना था, तो रिपोर्टिंग हुआ नहीं। उसके बाद हमने पूरा लिस्टिंग इनका लिया है। लिस्टिंग के हिसाब से अपने सब पुलिस स्टेशन को हमने ये टास्क दिया था। इस स्पेशल ड्राइव में अभी तक तकरीबन 18 लोगों को हम पकड़ के वापस उनको जेल में हम लोगों ने डिटेंट किया है। तो काफी लोगों पे केस भी रजिस्टर किए। मुंबई और महाराष्ट्र की 20 जेलों में 35,000 के ऊपर कैदी हैं, जो जेलों की तय क्षमता से ज्यादा है। संक्रमण बढ़ने का खतरा देख भीड़ कम करने के लिए महाराष्ट्र की जेलों से कैदियों को घर जाने दिया गया था। साल 2020 में 4,253 सजायाफ्ता कैदियों को विशेष तौर पर पैरोल दिया गया था, लेकिन वापसी के समय 400 के करीब गायब हो गए। मुंबई की जेल से भी 72 कैदी छोड़े गए थे, जिनमें से कुछ छुपे रह गए, इसलिए अब उन्हें वापस सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस को विशेष धरपकड़ अभियान चलाना पड़ा है। पहचान बदलकर छुपे कैदियों तक पहुंचने के लिए पुलिस कभी कुरियर बॉय तो कभी इंश्योरेंस एजेंट बनकर जाती रही। पुलिस के मुताबिक अब भी 350 के करीब फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। इसी मुहिम के साथ मुंबई पुलिस ने 193 जो फरार आरोपी थे, जिन्होंने की कुछ अपराध किया है लेकिन वो पकड़े नहीं गए, उनकी भी गिरफ्तारी की है, और साथ में 72 के करीब जो एब्सकॉन्डर हैं उनकी भी गिरफ्तारी की है। और पुलिस की पूरी कोशिश है कि मुंबई में इस तरह के जो भी वांटेड हैं, एब्सकॉन्डर हैं या फिर पैरोल पर छूटे हैं लेकिन वापस नहीं जा रहे हैं, ऐसे सबकी पहचान की जाए, उनकी लिस्ट निकाली जाए और एक विशेष मुहिम की तौर पे सभी की गिरफ्तारी की फिलहाल कोशिश है। और मुंबई पुलिस ने इसके लिए सभी पुलिस थानों को अलर्ट किया है और सभी पुलिस थाने फिलहाल इस मुहिम में शामिल हैं और कोशिश है कि सभी को सभी गिरफ्तार करके उनको वापस जेल भेजा जाए। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और इस वक्त खबर आ रही है दिल्ली के न्यू उस्मानपुर से, जहां इस इलाके में NIA आसिफ नाम के हथियार सप्लायर की घरेलू संपत्ति अटैच कर रही है। आसिफ पर गैंगस्टर्स को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। NIA ने अक्टूबर 2022 में आसिफ को गिरफ्तार किया था। NIA की ये कार्रवाई आसिफ के घर पर इस वक्त चल रही है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर न्यू उस्मानपुर में जहां ये कार्रवाई चल रही है उसके लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बताएं मुकेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आसिफ खान दिल्ली और NCR का एक बड़ा आर्म्स का सप्लायर है और इसको NIA ने अक्टूबर 2022 में गिरफ्तार किया था। उसके बाद से इससे पूछताछ चल रही थी और इसके जो और साथी हैं, जो गैंगस्टर्स हैं जिसको ये हथियार सप्लाई करता था, उनमें भी कई लोगों के यहाँ NIA ने रेड की थी। लेकिन आज सुबह NIA ने जो कार्रवाई की है वो न्यू उस्मानपुर इलाके में की है, जहां का ये रहने वाला है। इसकी जो प्रॉपर्टियां हैं, घर वगैरह हैं, उनको NIA ने अटैच कर दिया है और ये जानकारी मिली है कि ये जो घर और जो प्रॉपर्टियां हैं ये सारे अपराध के पैसे से बनाई गई थी। तो NIA ने अब इन प्रॉपर्टीज को अटैच कर दिया है और आसिफ खान से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनमें कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और जहां जहां से ये हथियार लाता था उसकी भी NIA ने जानकारी जुटाई है। तो फिलहाल NIA कार्रवाई कर रही है और आसिफ खान की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अटैच किया जा रहा है। कुछ प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई हैं, जबकि कुछ को अटैच करने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। न्यू उस्मानपुर इलाका जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली में है, जहां का ये रहने वाला है और
दिल्ली और एनसीआर के बड़े गैंगस्टर्स को ये हथियार सप्लाई करता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरे अपडेट के लिए। तो दिल्ली के न्यू उस्मानपुर उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो इलाका है वहां पर एनआईए इस वक्त कार्रवाई कर रही है। आसिफ नाम का जो शख्स है हथियार सप्लायर बताया जाता है, उसने घरेलू संपत्ति उसकी अटैच करने के लिए एनआईए टीम पहुंची है। उसको अक्टूबर 2022 में आसिफ को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद अब यह कार्रवाई हो रही है। कर्नाटक में 300 एकड़ की एक नई फैक्ट्री में एप्पल आईफोन बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और सीएम बसवराज बोम्मई ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन को बेंगलुरु के बाहरी इलाके में जमीन मुहैया करवाई गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान की कंपनी स्थानीय उत्पादन बढ़ाने के लिए नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में $700 मिलियन के निवेश की योजना बना रही है।